मणिकरण जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हेलो सुमित जी, सब बढ़िया। आप बताएं। बढ़िया सर। एक्चुअली वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस फॉर अवर लास्ट एपिसोड। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ओवर कि चलिए कोई ना कोई जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करें। काफ़ी लोगों का ये रिस्पांस था कि भी क्यों ना क्यों आप हम लोग जैसे हर एक इंसान आज की डेट में 10 में से 8 लोग जो पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। तो एक जो इंडस्ट्री में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है कि ठीक है वी आर इन टोटली अननोन टेरिटरी और समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से बिजनेस ही चलेंगे, जॉब्स का कैसे सिनेरियो होएगा। तो जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा कॉर्पस पड़ा है या किनको कहीं से सो कॉल्ड टिप्स मिलती हैं कि चलिए ये मार्केट बहुत बढ़िया काम कर रही है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पुराने चल रहे हैं जिनकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट चल रही है, कहीं ना कहीं उनका एक पैनिक भी है कि क्या ये वो मौका है जहाँ पे कुछ अननोन ऐसा कुछ होने वाला है कि हम अपने फंड्स को विड्रॉ कर लें। यानी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर जाएं। तो क्या आज के डेट में जो सिनेरियो चल रहा है कि निफ्टी 9000 के आसपास चल रहा है, तो इज इट राइट टाइम टू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट कि हम अपनी मनी को सेव करें? तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकल के आता है जो हमारे सुनने वालों के लिए भी कुछ हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे ब्लॉग पे, या जनरली कोई मुझसे फोन पे बात कर रहा हो, व्हाट्सएप मैसेज किया हो, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आता है। तो इसका कोई भी एक सिंगल लाइन आंसर नहीं हो सकता सिंगल लाइन क्वेश्चन का। क्योंकि ये सच में समझना जरूरी है कि हमें व्हाट इज द, आई मीन योर ब्रॉड क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट। है? राइट। अब वो राइट टाइम कुछ लोगों को आजकल के सिनेरियो में मार्केट की मूवमेंट देखते हुए लगता है कि हाँ हमें निकल जाना चाहिए। कुछ लोग आगे फ्यूचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो किसी के समझ में नहीं आएगा और ना ही आता है कि शायद ये होने वाला है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अमेरिका ये कर देगा, चाइना में ये हो रहा है, और देयर सो राइट। मेनी रीजंस एंड प्रिडिक्शंस जो लगाते हैं लोग। बट एक्चुअल में जब राइट टाइम टू एग्जिट ना, आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना चाहिए। ये मार्केट मूवमेंट्स आपको कभी भी राइट टाइम टू एग्जिट नहीं बताएंगे। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपके पास अगर उस टाइम पे रीजन था कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो क्यों की है, आप कितनी देर तक उसको रखना चाहते हो, पर्पस क्या है उस इन्वेस्टमेंट का, तो वो अपने आप आपको रीजन दे देगा। अगर आपका पर्पस आज से 2 साल बाद आने वाला है, तो यस, इक्विटी में रहने का कोई लॉजिक ही नहीं है। चाहे कुछ लोग जो बुलिश होते हैं उनको ये लगता हो कि शायद 1 साल के बाद मार्केट इंप्रूव हो जाएगी, चाइना का बिजनेस इंडिया में आ जाएगा, देयर सो मेनी थ्योरीज गोइंग ऑन। अब वो थ्योरी सही है गलत है, हु नोज। तो शायद सही भी हो, शायद गलत भी हो, शायद वो अप्लाई हो जाए, शायद ना हो। बट आपका गोल तो 2 साल बाद आ ही जाएगा। सो यू शुड नॉट टेक रिस्क एट दैट टाइम, एट दिस टाइम इनफैक्ट। तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ऑन द अदर साइड, अगर पैसा आपको चाहिए 10 साल के बाद, तो कल क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, इकोनॉमी में कोरोना चल रहा है कि इकोनॉमी में वॉर चल रही है, कि क्या सिचुएशन हो रही है। ऑल्दो वॉर में बहुत एक्सट्रीम बोल गया, बट सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। तो दीज आर द स्पेशल सिचुएशंस जो आएंगी और चली जाएंगी। इट्स एन इवेंट, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज जो इकोनॉमी में आया है, इट्स एन इवेंट। जब वो इवेंट खत्म हो जाएगा, व्हेन द वैक्सीनेशन इज ओके, व्हेन इकोनॉमी स्टार्ट्स रिकवरिंग, हर गवर्नमेंट, हर इकोनॉमी अपने लेवल पे हर काम कर रही है चीजों को रिकवर करने के लिए, तो देर से देर ये भी रिकवर हो जाएगा। सो द बेस्ट टाइम टू डिसाइड ऑन व्हेन टू एग्जिट इज एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ये पहला स्टेप हुआ जनरली। और इसके आगे ऑल तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करते हैं कि एग्जिट का रीजन होना चाहिए आपके पास। एक हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम रिस्क प्रोफाइलिंग के थ्रू एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं इन्वेस्टर की, कि उसको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, गोल्ड में कितना रखना है। तो जब सिचुएशन रिव्यू होती है, चाहे वो इस टाइम पे रिव्यू हो, चाहे वो एनुअल रिव्यू के अंदर हो, चाहे वो स्पेशल सिचुएशंस के अंदर रिव्यू हो, तो उसको रीबैलेंसिंग किया जाता है कि हम वापस से, ओके। अगर हमने 60-40 डिसाइड किया था, तो वेदर वी आर स्टिल इन 60-40, और या वो एलोकेशन चेंज हो गई है, और कितना चेंज हुआ है उस एलोकेशन में। तो वापस से हमें उस एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करने के लिए, अगर इक्विटी 60 की 65 हो गई है, तो मैं वहां से 5 निकाल के डेट के अंदर डालना होगा। अब वो डिसीजन भी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इक्विटी 60 की 65 होने का मतलब ये है कि इक्विटी चल रही है, और जी। चलती हुई इक्विटी से भी कोई निकालना नहीं चाहता। राइट।
राइट। और यहाँ पे गिरी हुई इक्विटी से भी जनरली कोई निकालना नहीं चाहता, बट ठीक है, पैनिक है मार्केट में, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट नॉर्मली ये लॉस एवर्जन बिहेवियर फाइनेंस में हमेशा चीज सामने आती है, क्योंकि लॉस भी बुक नहीं करना चाहता और प्रॉफिट भी बुक नहीं करना चाहता। बट एग्जैक्टली। अगर आप स्ट्रेटेजी और प्रोसेस के हिसाब से चलें तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से आपके इनमें से दो वर्ड्स मेरे को बड़े पसंद आए कि आपने डेट की बात की, राइट, और एक रिस्क की हम बात कर रहे हैं कि एक सिनेरियो चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक जो थोड़ा सा फाइनेंशियल एक फियास्को हुआ है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो डेट फंड्स हैं, तो उसकी वजह से जो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि जो लोग थोड़े से डरे होते हैं, तो उनको लगता है कि चलिए हम थोड़ा सा मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, लेट अस वेट इन द इक्विटी फॉर सम टाइम। तो ऐसे टाइम में बड़े बड़े लोग शायद घबरा जाते होंगे, पैनिक मोड में आ जाते हैं, खासकर बहुत सारे लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है मार्केट की। तो ऐसे सिनेरियो में क्या एक जो एज ए नॉर्मल कंज्यूमर है, उसका ये सोचना कि म्यूचुअल फंड तो शायद कुछ इनमें दिक्कत आने वाली है, इतना बड़ा नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, तो वो उनके इस डिसीजन के अंदर जो एक पुश कर रहा है कि नहीं, क्या हम मार्केट से निकल जाएं, तो इसको कैसे देखेंगे जो ये कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ ना कुछ हर एक 2-4 साल के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, कभी ना कभी, जैसे आईएल एंड एफएस का आ गया था, सेबी ने कोई रूल चेंज कर दिए, तो इस टाइम के अंदर कैसे रिव्यू करना चाहिए बेसिकली? देखिए, रिव्यू अगेन, रिव्यू करने के लिए भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स के रीजन पता होने चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिना किसी गोल के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, या उन्होंने टीवी पे कुछ पूछ लिया या न्यूज़पेपर में कुछ देख लिया, वो उसी सिचुएशन के साथ खुद को रिलेट करके, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी भी इनकम इतनी है, मेरे भी एक्सपेंसेस इतने हैं, तो मुझे यहाँ पे डाल देना चाहिए। बट वो जब रीजन क्लियर होता है ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है कि आपको रिव्यू का बेस क्या है। अब रिव्यू के टाइम पे आप फिर से देखोगे कि वेदर वी आर इन द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन और नॉट। मैंने जिस रीजन से उस टाइम पे लगाया था, अगर फ्रैंकलिन के, देखिए फ्रैंकलिन की सिचुएशन कुछ डिफरेंट होके आई है सामने, और फ्रैंकलिन की जो प्रॉब्लम आई है, दैट इज नॉट क्रेडिट प्रॉब्लम, दैट इज अ लिक्विडिटी प्रॉब्लम। जिस तरह का वो पोर्टफोलियो लेके बैठे थे फ्रैंकलिन वाले, वो डेफिनेटली उसमें लिक्विडिटी क्रंच आने के चांसेस थे अगर सारे लोग उसमें से रिडीम करवाने की बात करते। फ्रैंकलिन का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है और वो हमेशा से क्रेडिट कॉल बहुत बढ़िया लेता है। बट इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में वो फंस गया, और मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि उन्होंने डिसीजन सही लिया। बट इन्वेस्टर उस टाइम पे फंस जाते हैं जब इन्वेस्टर ओवर एलोकेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब ये फ्रैंकलिन क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट हुई, तो डेट के अंदर आपका अगेन वापस से इक्विटी एलोकेशन क्या बोलती है, डेट एलोकेशन क्या बोलती है, डेट के अंदर भी आप शॉर्ट टर्म में कितने हो, फिक्स्ड इनकम में कितने हो, पीपीएफ, ईपीएफ, क्रेडिट फंड या शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आपका एलोकेशन सब में मिक्स मैच होना चाहिए, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ब्रॉडली एक एसेट एलोकेशन होती है और उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है। तो फंसने वाली सिचुएशन तब आती है व्हेन यू आर ओवर एलोकेटेड इन वन सेगमेंट। ये आपने म्यूचुअल फंड्स की फ्रैंकलिन की बात की, बिकॉज फ्रैंकलिन इज अ हॉट टॉपिक दीज डेज। तो ट्विटर के ऊपर भी मतलब जो हॉट टॉपिक चल रहा है, और तो वो ज्यादा सुनने में आता है। बट एक इसके और इंटरेस्टिंग हॉट टॉपिक ये है रियल एस्टेट। इट्स ऑनगोइंग हॉट टॉपिक, क्योंकि आप ओवर एलोकेशन की बात की फ्रैंकलिन के अंदर, मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहां पे लोग रियल एस्टेट में ओवर एलोकेटेड होते हैं। दे कंसिडर इट एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी इलिक्विडिटी को वो नजरअंदाज कर जाते हैं। उसमें लोन लेके वो काम कर रहे होते हैं, उसको डिपॉजिट कर, रेंटल इनकम आ रही होती है, दे फील सिक्योर कि हाँ हमारे पास घर है, हमारे पास। बट आप कभी भी उसको पार्शियल लिक्विड नहीं कर सकते। पार्शियली आपको एक कमरा बेचना हो, नहीं बेच पाओगे, और बिकती भी नहीं है प्रॉपर्टी इतनी जल्दी अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो वहां भी एसेट एलोकेशन का रोल भी आता है और डाइवर्सिफिकेशन का रोल भी आता है। तो किसी भी मतलब ये थर्ड रीजन हो सकता है जो आपने बोला कि जैसे मैंने पहले बोला कि रीबैलेंसिंग के टाइम पे आप निकलोगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डिसाइड करोगे। थर्ड इज आप रिव्यू के टाइम पे डिसाइड करोगे। तो रिव्यू में आपने वापस से सिचुएशन को रीअसेस किया, देखा कि हमने इन्वेस्टमेंट्स क्यों की हुई थी। अच्छा, वो जो किया होता, वो जो रीजन था उस टाइम पे, वो आज वैलिड है कि नहीं है? क्या आपके गोल पोस्ट चेंज हो गए हैं? क्या आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया है? क्या आपके रिस्क परसेप्शन चेंज हो गई है? क्या आपका इनकम प्रोफाइल चेंज हो गया है? तो उस सिचुएशन के हिसाब से आज की सिचुएशन में जो हमने प्रोडक्ट्स ले रखे हैं वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। प्लस जब आप रिव्यू करते हो तो फंड स्पेसिफिक भी जाते हो
फिर आपको इन फंड्स के अंदर भी देखना होता है कि सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे फ्रैंकलिन के केस में मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मैंने कुछ अपने इन्वेस्टर्स को निकाल दिया था फ्रैंकलिन से, क्योंकि मुझे क्रेडिट रिस्क का डर था उनके केस में, और जिनको मैंने दिया हुआ था क्रेडिट रिस्क, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो का थोड़ा सा पार्ट था ये, बट आज की सिचुएशन में मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेसेस को इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्रेडिट क्राइसिस बहुत बढ़ सकता है। दैट वाज माय फियर। बट बहुत सारे केसेस में मैं नहीं भी निकला, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की थी। आई वॉज वरीड ऑन द क्रेडिट पार्ट एंड बट आई वॉज नॉट वरीड ऑन द लिक्विडिटी क्रंच, कि इस तरह की सिचुएशन भी सामने आ जाती है, नोबडी नोज कि चीजें क्या हैं। इसलिए जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है मेरा, या किसी का भी जनरली, उसको सिचुएशन में वरीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस से आप सिचुएशन देखो, पोर्टफोलियो रिव्यू करो, और आज की डेट में कहीं पे कुछ चीजें ट्वीक कर सकते हैं, करो। पर जिनका शॉर्ट टर्म प्रोफाइल था, उनको तो ऐसी चीजों में रहना भी नहीं चाहिए था। क्रेडिट रिस्क लिया ही क्यों था हमने स्टार्टिंग के अंदर? और अगर लिया था तो उसको मैनेज करना आना चाहिए, कि हमारे और पोर्टफोलियो में से ऐसी ऐसी लिक्विडिटी होनी चाहिए, और पोर्टफोलियो का ऐसा ऐसा कॉम्पोजिशन होना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो जाए, हम वहां से पैसा निकाल सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वही एक बात आ जाती है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। आज की डेट में एक जनरल जो कंज्यूमर है, जैसे हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, किसी की सैलरी आई है और उसको किसी ने बताया कि जी जो एचडीएफसी का शेयर है, बजाज का शेयर है, बहुत कम प्राइस के ऊपर मिल रहा है, डिस्काउंट लगा हुआ है, एंड वो उसका डोमेन नहीं है, मेरा भी डोमेन नहीं है, हम लोग उसको एक्चुअल समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि बजाज ऑटो है, उसकी फैक्ट्री कब ओपन होएगी। अगर एक फैक्ट्री ओपन हुई है, अभी ओप्पो कंपनी है, उनका कुछ दिन पहले फैक्ट्री ओपन हुई, 2000 से ज्यादा वर्कर वहां पे काम कर रहे थे, और 3 लोगों का इन्फेक्शन निकला है। उसके साथ ही उन्होंने वो सारे लोगों को, मतलब लाइक फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, और इमीडिएटली जो 2000 लोग बचे हुए हैं, उन सभी लोगों की टेस्टिंग भी चालू होगी। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर को ये इन चीजों की नहीं इन्फॉर्मेशन होती। सारे को रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट ओपन हो जाए, हम अपने अपने बिजनेसेस पे रन पड़ाएं। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगर कंज्यूमर देखता है, तो उसके लिए यही बात होगी कि ना वो रिस्क समझ रहा है, ना उसने अपनी कोई प्लानिंग की है, उसको ये नहीं मालूम कि ये फंड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि जहां हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो किसी भी मोमेंट के ऊपर हमने जो इन्वेस्टमेंट्स को अपनी विड्रॉ करनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है? जैसे आपने कुछ पॉइंट शेयर किए, तो वही सही तरीका है, या मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम लोग एकदम से निकल जाना चाहिए? लाइक एक लेमन के लिए बड़ी कंफ्यूजन सी होती है। पहली बात तो, अगर कोई लेमैन अपने को लेमैन बोलता है, तो उसको वहां पे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। दिक्कत ये भी आती है कि लेमैन इन्वेस्टमेंट के टाइम पे लेमैन नहीं होता, वो जब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उस टाइम पे खुद को लेमैन बोलना शुरू कर देता है। राइट। तो जब ये सिचुएशंस आती रहती हैं, किसी ना किसी रीजन से सिचुएशंस आती हैं, दिस इज द रिस्क वन वी नो। रिस्क इज ऑलवेज इन द अननोन। जो हमें नहीं दिखता, जो हमें नहीं समझ में आता, वहां पे एक्चुअल में रिस्क है। आज कोरोना हुआ है, 2008 में सब प्राइम हुआ था, 2000 में आईटी हुआ था। तो ये कुछ ना कुछ 10 साल बाद, 5 साल बाद ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम बड़ी लेवल पे आ जाती है, जो एक बार आपको वापस से रीअसेस करने पे, रिव्यू करने पे मजबूर कर देती है। बट अगर आपने एनुअली रिव्यू किया हो, अपना ही टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, क्यों आप मार्केट को अलाउ करते हो, क्यों आप सिचुएशंस को अलाउ करते हो, सिचुएशंस को अपने फाइनेंसेस को रीसेट करने के लिए आप खुद क्यों नहीं करते हो? आप खुद कर सकते हो, चीजों को देखते हुए। सिचुएशंस बदलती हैं आपकी, आप अपनी पर्सनल सिचुएशन की तरफ ज्यादा ध्यान दो, रादर देन मार्केट सिचुएशन। क्या ओप्पो ने किया, क्या कोई और करेगा, ये सारे फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप किस चीज को, और जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय उस चीज पे ध्यान दो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। मींस ऑन योर ओन सेल्फ। अपने फाइनेंसेस को असेस करो, सिचुएशंस क्या थी, प्रोडक्ट्स क्या लिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। आपका एडवाइजर है तो आप एडवाइजर से बैठ के बात करो, उससे समझो, उसको क्वेश्चन करो। सी आपको सही आंसर तभी मिलेगा जब आप सही क्वेश्चन करोगे। अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता, तो फिर आपको टाइम लगेगा। सी मुझे भी 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं किसी भी क्लाइंट को समझने के लिए। हम चाहे स्टार्टिंग में रिस्क प्रोफाइलिंग करवाएं, उसका एसेट एलोकेशन डिसाइड करें, बट वो क्वेश्चन आंसर अलग चीज होती है। जब आप क्लाइंट्स के साथ साथ रहते हो, तो आपको
वो किस सिचुएशन में, किस इवेंट पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, दैट मेक्स अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बिहेवियर। आपकी डिस्कशंस होती हैं, आप पेन पॉइंट्स डिस्कस करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हो, क्यों वाई डिस्कस करते हो। मतलब हम सारे व्हाट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वाई एंड हाउ को छोड़ देते हैं। जबकि राइट। वाई पहले डिसाइड होना चाहिए, हाउ नेक्स्ट स्टेप पे आना चाहिए, व्हाट तो लास्ट बात है, प्रोडक्ट्स की बात तो बिल्कुल लास्ट में होगी, बट रीजनिंग उसकी डिफाइन हो जाए पहले। और जब रीजनिंग डिफाइन करोगे, आपने क्यों कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, वाई डिसाइड हो गया, और क्यों निकलोगे, एग्जिट स्ट्रेटेजी भी डिसाइड हो जानी चाहिए। ट्रू। ये सिचुएशंस होंगी जहां पे हम देखेंगे, जहां जहां पे हम रिव्यू करेंगे, निकलना हुआ तो निकलेंगे, रुकना हुआ वो भी अपने आप में स्ट्रेटेजी है, निकलना हुआ वो भी एक अपने आप में स्ट्रेटेजी है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मार्केट में न्यूज़पेपर, टीवी सब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है स्टिक टू योर फंड। आपने राइट। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके साथ लॉन्ग टर्म रहो। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रहना जरूरी है विद द प्रॉपर नॉलेज। इंफॉर्मेशन सीकर तो तरह तरह से, आपको ट्विटर पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको न्यूज़पेपर में भी 800 वर्ड्स का आर्टिकल होता है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो, ऑन योर इन्वेस्टमेंट, वो नॉलेज की बात आती है। हाउ यू एक्चुअली इन व्हाट यू एक्चुअली इन्फर फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। राइट। तो वो इन्फर करते हुए ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप रुक रहे हो कि आप निकल रहे हो, आपको कब निकलना है, कब रुकना है। सो व्हेन यू हैव रीजनिंग ऑन इट, तो सब आसान है, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि आज की सिचुएशन कुछ अलग है। आई डोंट थिंक सो, कुछ कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कहीं पे एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि नहीं, आज लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक टीवी चैनल, बिजनेस चैनल के ऊपर गए और वहां पे किसी ने बोला कि पिछले कुछ टाइम के अंदर, कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, आप इक्विटी को छोड़ के गोल्ड के बारे में क्यों नहीं सोचते। राइट, कि गोल्ड आज की डेट में शायद कुछ ड्यूरेशन होगी जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स को भी, इक्विटी को भी बीट कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात होती है कि फिर वही बात हो जाती है कि आपका जिस तरीके की आप इंफॉर्मेशन कहीं से गैदर कर रहे हैं, क्या आप उसको प्रोसेस करने के काबिल भी हैं या नहीं है। आपका डोमेन नहीं है। मैं एक इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानता हूँ, हमें व्हीकल इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में 3 कंपनियों के प्रीमियम अलग होते हैं, हमारे लिए कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। मैं अगर अपनी आज हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, आज मेरे को अगर खुद की अपनी पॉलिसी भी लेनी है, मिनिमल आई टेक 2 days, क्योंकि एज अ बिहेवियर हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो वहां पे अगर मेरे को ये असेस करना है कि मैं कौन से शहर में हूँ, एज क्या है, पिछले 6 महीने में, पिछले 5 साल में मेरे हेल्थ पैटर्न में क्या चेंज आया है, किस शहर में रह रहा हूँ, मेरे बच्चों की क्या एक्टिविटीज हैं, घर से जा रहे हैं या ज्यादा उनकी ट्रैवलिंग हो रही है, बहुत सारे फैक्टर को देख के मेरे को इस पे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, 2 दिन एनालाइज करना पड़ेगा, तब मेरे को पता लगेगा मेरे लिए अच्छी पॉलिसी कौन सी हो जाती है। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे कि भाई नहीं, हाँ, कौन सा आज की डेट में बढ़िया फंड है, इस फंड में से निकाल के उसमें लगा दें, या एक गोल्ड, फ्रैंकलिन की तरह गोल्ड इज अ वंडरफुल टॉपिक दीज डेज। तो गोल्ड को हम कैसे आज की डेट में म्यूचुअल फंड के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हुए, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड को किस तरह से आज की डेट में असेस करना चाहिए, और सेकंड जो आपने अपना एग्जांपल दिया कि आपको 2-3 दिन लगते हैं अपने लिए पॉलिसी लेने में, समझने में। मैं अपनी बात करूं, मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करवाने के लिए मुझे एक फाइनेंशियल प्लानर चाहिए। यहाँ पे हम देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल आर इमोशनल बींग्स। तो अपने पैसों को लेके हर बंदा इमोशनल है, अपने नॉलेज को वो बहुत अच्छा मानता है, और अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज द वेरी मच बेसिक ह्यूमन बायस्ड नेचर आल्सो। वेरी मच एक्चुअली। बायस्ड आल्सो। राइट। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन ले रखी है, जो मेरी नॉलेज बोलती है, मेरी समझ बोलती है, मैं उसको अपने आप को कैसे डिनाई करूं। बट मुझे डेफिनेटली एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होती है चीजों की। तो मुझे पता है कि मैं अपने पैसों के ऊपर भी गलती कर सकता हूं, तो बेहतर है कि मेरे फाइनेंसेस को कोई और मैनेज करे, वो मुझे गाइड करे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम दोनों अगर सेम प्रोफेशन के, डेफिनेटली वो डिस्कशन भी अच्छा होगा। जैसे मैंने बीच में बोला था कि आई हैव माई क्वेश्चंस टू आस्क दैट पर्सन, तो मेरे क्वेश्चन राइट। जैसे होंगे वैसा मुझे आंसर मिलेगा। राइट। तो हम सेम फील्ड के होंगे, नॉलेज रखते हैं, तो ठीक है। बट डिसीजन मेकर जो है वो डेफिनेटली एक ओपिनियन लेने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए। अब ये गोल्ड वाली बात आई, गोल्ड डेफिनेटली एक हॉट टॉपिक है जी। जब कुछ ना चल रहा हो तो उस टाइम पे गोल्ड चल रहा होता है। ये हम 2008 में भी देख चुके हैं, उससे पहले मैं खैर था नहीं मार्केट में। वो 2008 बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस टाइम पे हर इन्वेस्टर उसकी तरफ जाने की बात करता था।
बट गोल्ड में ना एक चीज समझने वाली ये है कि गोल्ड काम कैसे करता है, क्योंकि गोल्ड काम ही नहीं करता। गोल्ड का कोई बेस ही नहीं है, मतलब अल्टीमेटली उसके फंडामेंटल्स क्या हैं गोल्ड के, क्या उसमें बिजनेस चल रहा है, क्या उसने लोन लिया हुआ है, क्या चल रहा है, वाई गोल्ड इज परफॉर्मिंग। तो गोल्ड सिर्फ दो चीजों पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई एंड द करेंसी मूवमेंट्स। ओके। तो अगर करेंसी मूवमेंट आपका डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, तो आपकी डिमांड चाहे कम भी हो तो डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि गोल्ड जो है वो डॉलर डिनोमिनेशन में प्राइस होता है हमेशा। तो ओके। गोल्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी। प्लस डिमांड भी उस टाइम पे बड़ी होती है जब कहीं और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। आज की सिचुएशन में वर्ल्ड वाइड लोगों को डर लग रहा है, लोगों को ये लगता है कि फ्यूचर क्या होगा। तो वो जब फ्यूचर नजर नहीं आता तो इक्विटी भी सेफ नहीं लगती, डेट भी सेफ नहीं लगता, सिर्फ गोल्ड सेफ लगता है। उस टाइम पे गोल्ड की राइट। डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा 2008 में अमेरिका में हुआ। अमेरिका में तो खैर काफी लंबा स्लो डाउन चला था, 2000 से 2012 तक आप देखते हो तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्टॉक मार्केट में कोई बहुत खास बढ़िया। रिटर्न नहीं आई थी वहां पे। और उस टाइम का आप गोल्ड का ग्राफ देखोगे तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो गोल्ड का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। बट फिर भी इंडिया के अंदर गोल्ड प्राइसेस नहीं बढ़े। उसका रीजन ये है क्योंकि जब वहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन किसी को नजर नहीं आ रही इन्वेस्टर्स को, तो वो इंडिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ रहे थे। तो जब यहाँ पे राइट। डॉलर का फ्लो ज्यादा हो गया तो यहाँ डॉलर वीक हो गया। तो हमने डॉलर उस टाइम पे 38 रुपीज का भी देखा है, 2006 या 7 में आई आई थिंक। तो हमने 38 रुपीज का देखा है। जब डॉलर गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही हो, तो उसने उसको सेट ऑफ कर दिया। पर जहां पे डॉलर भी बढ़ रहा हो और डिमांड भी बढ़ रही हो, जैसा 2008 में हुआ जब कुछ समझ नहीं आया लोग गोल्ड की तरफ भागे। जहां पे कुछ हाँ। 2009 में समझ आना शुरू हुआ, वह वापस से गोल्ड रुका और बाकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा जाना शुरू हो गया। तो यहाँ बिल्कुल। भी वही होगा। यहाँ पे आज की डेट में गोल्ड डेफिनेटली डिमांड में है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जिसको जो सिर्फ अलग अलग सबको एसेट क्लासेस को, इक्विटी को अलग देखता है, डेट को अलग देखता है, गोल्ड को अलग देखता है, तो उसके लिए गोल्ड हाँ बढ़ता रहा है, सारा पैसा निकाल के उसमें डाल दो वो बढ़ रहा है। पर जब वो रुकता है ना, तो बहुत लंबे टाइम के लिए रुका रहता है। उसको टाइम करेक्शन बोला जाता है। गोल्ड में प्राइस ओके। करेक्शन हार्डली आती है, कभी आपने गोल्ड के प्राइस नीचे जाते नहीं देखे। और उसी उसी कारण से वो बिकता रहता है, क्योंकि गोल्ड को मतलब लोग परचेज करते हैं पर लोग सेल नहीं करते। जब ज्यादा लोग सेल करेंगे बिल्कुल। तभी प्राइसेस गिरेंगे ना उसके। राइट। तो वो गिरा नहीं। तो यहाँ पे फिर आपको लगता है कि हाँ गोल्ड में चलो प्राइस नहीं गिरे, बट 10 साल तक अगर सेम प्राइस पे रहा गोल्ड तो इन्फ्लेशन खा गई, तो वहां पे प्राइस करेक्शन हुई। बट क्योंकि वो एक साल में, गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी बोला जाता है एक्चुअली, क्योंकि एवरेज रिटर्न गोल्ड की आप देखोगे इन्फ्लेशन के बराबर ही चलती है। राइट। तो इसलिए 100% गोल्ड को इग्नोर नहीं किया जा सकता पोर्टफोलियो के अंदर। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। ओवर एलोकेशन गोल्ड में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो ठीक है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बीट इन्फ्लेशन। राइट। एजुकेशन कॉस्ट 10% से बढ़ती है, मेडिकल कॉस्ट 10% से बढ़ रही है, राइट। आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, जहां पे रिटायरमेंट की सेविंग करते करते आपको बच्चों की एजुकेशन मैनेज करनी है और रिटायरमेंट के बाद आपको मेडिकल मैनेज करना है। बिल्कुल। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के केस में आप उस गोल्ड को लेके नहीं बैठ सकते। और प्लस गोल्ड में भी इमोशनल आपके एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। गोल्ड को बेचता कोई नहीं है, गोल्ड की लिक्विडिटी अच्छी है, बट जब तक आप बेचोगे नहीं तो उस लिक्विडिटी का क्या करोगे। क्या अ, फायदा। तो समझना चाहिए कि हम ज्यादा ओवर एलोकेशन किसी में नहीं कर सकते, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो। रखो, गोल्ड इज ए पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट लोग गोल्ड ले लेते हैं, ऐसी शादी ब्याह में सबके पास गोल्ड आता है, सब परचेज करते हैं। और कुछ ना कुछ आपके पास ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड पड़ा रहता है हर घर के अंदर। तो वो भी तो आपके नेटवर्थ का पार्ट है। तो जब राइट। आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है उसको भी तो कंसीडर करो अपनी वर्थ के अंदर। तो हम क्यों सिर्फ फाइनेंशियल पेपर्स को देखते रहते हैं और रियल एस्टेट को भूल जाते हैं, रियल एसेट्स को भूल जाते हैं। रियल एस्टेट चाहे गिर रही हो वो नहीं ध्यान जाएगा, गोल्ड गिर रहा हो, रुका हुआ हो, वो ध्यान नहीं जाएगा। बट हाँ, इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट गिर रही है वो क्योंकि न्यूज़पेपर में आ जाता है, वो ध्यान रहता है बिल्कुल सामने। एग्जैक्टली। इंसान एक्चुअली अपनी गलतियों को भी नहीं मानता। नहीं, आई रिमेम्बर मैंने आज से 2 साल पहले कोई फ्लैट के लिए कहीं पे अप्रोच की थी, तो इट वाज कॉस्टिंग समथिंग 3 BHK था, अराउंड 50 लाख का था। लास्ट ईयर मैंने अप्रोच किया तो वो ऑलरेडी उसके 7-8% डाउन हो चुका था। और अब कोरोना के केस में मैं, और बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कोई सेल नहीं हो रही, और वो 40 लाख के आराम से मेरे को लगता है अगले 2-4 महीने के अंदर वो ऑफर करना पड़ेगा।
बिकॉज बहुत बड़े एक जैसे SGFC के मिस्टर पारिक हैं, उन्होंने 3 महीने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको अपने बिजनेस सर्वाइव करने हैं तो फटाफट सेल लगा दीजिए, नहीं तो आप आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगी। ये तो मेरे को लगता है कि जो मोटेरियम का एक बेनिफिट मिल गया, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, सिर्फ उस वजह से बचे हुए हैं कि उनकी ये जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है वो सामने निकल के नहीं आ रही है, नोबडी इज अवेयर ऑफ इट। जी इंश्योरेंस में तो हम लोग किसी भी पर्सन को इजीली बोल देते हैं, जैसे किसी का भी मेरे को फोन आया तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आपको एडवाइस नहीं भी चाहिए, एटलीस्ट एक काम जरूर करिए, कोई ना कोई पॉलिसी हर टाइम लेके रखिए। आज के लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप ये मत देखिए मेरे को काले रंग का अम्ब्रेला चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एंटर कर लेते हो, थैंक गॉड इसके अंदर एक रेगुलेटर है जो अपना एक काम अच्छा करता है कि उसने सारी कंपनियों की पॉलिसी को एक जैसा बनाया होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो एक थंब रूल के तौर पे मैं टिप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जेन्युइन एडवाइस में बोल देता हूँ कि एटलीस्ट किसी ना किसी पॉलिसी में एंटर कर लीजिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, कोई हिस्ट्री है अपनी उसको 100% डिक्लेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा कंपनी नहीं पॉलिसी देगी, लेकिन आपने ईमानदारी से उसको डिक्लेयर करना है। बिल्कुल। तो somehow it becomes a bit मतलब एज अ किसी को गाइड करना है अगर 2 मिनट में, तो थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। बट यहाँ पर इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लोगों के जॉब सिनेरियो टफ जा रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी के लिए आपको हल्का सा भी अगर 10 मिनट मिल जाते हैं तो उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप पे भी टिप्स आ रही हैं, आपको बिजनेस के ऊपर भी आ रही हैं, और चैनल्स के ऊपर भी आ रही हैं, आपको कोई ना कोई यार दोस्त भी बताने वाला बैठा है। हर एक इंसान अपने आप को अपना एक्सपर्ट मानता है। तो जैसे मैं आपसे भी पिछले कुछ मिनट की डिस्कशन हुई, बहुत सारे अराउंड 80-90% है जो एक फील्ड की टर्मिनोलॉजी है। मैं क्या 99% जो अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर मानते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को एसेट एलोकेशन का नहीं मालूम, रिव्यू तो एक दूर की बात है, फंड स्ट्रक्चर का नहीं मालूम। तो एक किस तरीके से जहाँ पे एक किसी के मन में कंफ्यूजन हो रही है कि क्या मैं मार्केट में एंटर करूं या एग्जिट कर लूं, किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा बचा सकता है इंसान, कि इतनी कंफ्यूजन भी है और उसके अंदर से ये एक्साइटमेंट भी हो रही है, कभी ग्रीड भी आ रही है और एकदम से कुछ दिनों बाद फियर भी हो जाती है। तो क्या एक बेसिक जो गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना ही करना चाहिए, जहाँ से इंसान अपने आप को बचा सकता है बेसिकली? जी, बेसिक गाइडलाइंस में पहले तो ये समझना और ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको हेल्प चाहिए। राइट। ये सबसे बड़ी चीज है, हाँ। क्योंकि जितना जितना इंफॉर्मेशन फ्लो मार्केट में है, क्या होता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा है और आप उसका आंसर भी बना चुके हो अपने माइंड में। तो आप जब भी किसी से बात करते हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी में बात कर रहे हो या किसी प्रोफेशनल का से बात कर रहे हो, उसके वीडियोस देख रहे हो, तो आप सिर्फ उसी आंसर को यस करवाने के लिए वो वीडियो देखते हो कि हाँ मेरी बात कंफर्म हो गई। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। और आपको वही एडवाइजर अच्छा लगता है, वही एक यूट्यूबर, वही एक ब्लॉगर अच्छा लगता है जिसने आपकी बात को रिपीट कर दिया हो। रिपीट कर दिया। राइट। हाँ। तो वहां पे आपको कंफर्मेशन लगती है कि हाँ इसने मेरी वाली बात बोली, तो मेरा थॉट ठीक है। और अगर अगर आपने वो वाली बात नहीं बोली तो वन स्टार्ट्स लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, नहीं कहीं तो कोई तो मेरी बात बोलेगा। तो इसलिए पहली चीज तो एक्सेप्टेंस है कि आपको हेल्प चाहिए। दूसरी चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं समझ सकते। आप अगर फाइनेंस फील्ड के नहीं हो, चाहे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प नहीं ले सकते। अगर चीजें मार्केट में स्ट्रक्चर्ड वे में हैं, लोग प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ एक्सपीरियंस लिया होगा, तो ही बहुत सारे फैक्टर्स पे आंसर दे पाते हैं। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पे मैं फंस जाता हूँ। तो हमें भी बुक्स खोलनी पड़ती है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें चीजों को कि देखें क्या इसका मतलब होगा, इसको इस केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर यही रहता है। देखिए, प्लानिंग पॉइंट से मैं बात करता हूं तो हमेशा ये बोलता हूं कि सबसे पहली चीज आपको प्लानिंग कब शुरू करनी चाहिए, जब आपको अपना पहला पे चेक मिल जाए, ओके। क्योंकि तब आप मनी लाइफ में एंटर कर गए हैं। और दिस इज राइट। द टाइम व्हेन यू विल मेक और ब्रेक योर बिहेवियर। अब आपके सामने अब आपको पहला पे चेक मिला है, आप खर्चों के बारे में भी सोचोगे, आपका बैंकर आपको क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करेगा, आपको लोन्स ऑफर करेगा, आपको भी ध्यान होगा मुझे कार परचेज करनी है, आपको ये भी ध्यान होगा मुझे टैक्स सेविंग करनी है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपको अलग अलग तरह की सलाह देंगे, आपके पेरेंट्स आपको अलग तरह के एडवाइस देंगे।
हर बंदा, हर इंसान आपको अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको एडवाइस देगा। अब या तो आप उनके एक्सपीरियंसेस को फॉलो करोगे या अपना एक्सपीरियंस बनाने की बात करोगे। अगर आप अपना एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करते हो तो हाँ, फिर आप आसपास देखना शुरू करोगे, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, अच्छा उसने। अब न्यूज क्या रहता है जनरली कि आपके पास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तो बहुत जल्दी आती है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आती। किसने ऐसी ऐसे एक्शन लेके अपने फाइनेंशियल लाइफ को रूइन किया था, वो बात नहीं आएगी। वो सिर्फ ये बोलेगा कि इन चक्करों में मत पड़ो, तुम सेफ चलो, राइट। या सेफ्टी में भी रिस्क है तो तुम सारा रिस्क लेके बैठो, तो दोनों चीजें गलत हैं। तो यहाँ पे अब आप एक्सेप्ट करोगे, एक तो आपने गलती की, दूसरा मतलब ये सेकंड स्टेज आ जाएगी। पहली स्टेज पे तो आपने बिहेवियर बनाने की बात की, अब आपका बिहेवियर बन चुका है। अब आप एक्सेप्ट करो कि मेरे से गलती हुई थी, या मैं कहीं ना कहीं गलत हूं और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं। अब मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, वो क्वेश्चन सामने है, उसका आंसर ढूंढना है, राइट। तो आप अब फिर से रिव्यू लेके बैठो, अपने पेपर्स खोलो और लिखो कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं, आपकी इनकम क्या है। उसके हिसाब से बाद में आपके गोल्स क्या हैं, आपको कहाँ कहाँ पहुंचना है। गोल्स एक बहुत बड़ी इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। जनरली लोग गोल बेस्ड प्लानिंग की बात करते हैं बट उस तरह से फॉलो नहीं करते। और मैंने बड़ा आपने अभी बोला था कि लोगों को एसेट एलोकेशन नहीं पता। मेरे हिसाब से जो लोग फाइनेंशियल ब्लॉग्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल वीडियोस देखते हैं, उनको इस टर्म का पता है, उनको रिस्क प्रोफाइलिंग भी पता है, पर वो उनको समझ नहीं है। मुझे कभी कोई ब्लॉग पे क्वेश्चन करता है, वो मुझे पूछता है कि मैं एग्रेसिव बिहेवियर का एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, तो मुझे आप बढ़िया सा ऐसा फंड बताइए जो अगले 2 साल में 20% की रिटर्न दे दे एवरी ईयर। ओके। मतलब मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आपको कैसे पता आप एग्रेसिव हो। कहते नहीं, मतलब वो मुझे पता है। अब दिस इज द रॉन्ग वे। अब आपको ये मैं बैठे बैठे नहीं बोल सकता इस टाइम मेरा ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, राइट। दिस नीड्स टू बी डायग्नोस्ड। तो ऑल्दो इतना टेक्निकल, इतना फुल प्रूफ डायग्नोसिस नहीं हो पाता फाइनेंशियल के अंदर, क्योंकि वो बिहेवियर से कनेक्टेड रहता है। बट यस, जब सामने वाला कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, कोई ना कोई आपको अकाउंट फॉर कर रहा हो, वो एटलीस्ट देख के बता सकता है कि ओके यहाँ पे गलती थी। अगर आपको भी चीजें करनी है, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। अगर आपको भी चीजें करनी है बट यू हैव टू डिवोट टाइम ऑन इट। इट्स नॉट कि मैं ट्विटर पे गया, एक टिप मिल गई, या ट्विटर पे गया, एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिया कहीं पे, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हूं, वहां पे डिस्कशन होती है। डिस्कशंस और आपकी फाइनेंशियल लाइफ में फर्क है। डिस्कशन तो ये भी होती है कि हाँ, मतलब तो सामने वाले को आपको नहीं मालूम ना कि उसने क्या किया था, उसने क्या एक्शन लिए। हो सकता है वो गलत ही बोल रहा हो सकता है वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा हो सकता है अपने आप को प्रूव करने की बात कर रहा हो। आपकी लाइफ अलग है, आपका स्ट्रक्चर अलग है, आपके दोस्त से आप अलग हो, अपने भाई से आप अलग हो, अपने बॉस से आप अलग हो, अपने जूनियर से आप अलग हो, आपका प्रोफाइल अलग है। आपको वो चीज समझनी चाहिए। और अगर खुद करना है तो यू हैव टू स्टडी अ लॉट। देयर आर सो मेनी थिंग्स वे यू कैन स्टडी। देखो, समझो, और स्टडी करके भी नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा कि 17 साल में मैं भी कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, और कुछ ना कुछ, बस ढेर सारे एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाती है चीजें। बट आप 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसको अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर। नहीं, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की आल्सो। मैं जस्ट एक थोड़ा ऑफ टॉपिक एक लेता हूँ। मेरे को किसी पर्सन का कल मॉर्निंग में कॉल है। मेरा पुराना काफ़ी एक डिफरेंट ब्लॉग है, इट इज़ ऑन एस्ट्रोलॉजी बेसिक। तो 10 साल से आपको मालूम है थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजी में करते जी हैं। जी। समबडी कॉल्ड मी इज एट अ वेरी वेरी लाइक एज एट अ प्रेसिडेंट लेवल इन अ वेरी गुड कंपनी इन पुणे। ही कॉल्ड अप इन द मॉर्निंग। तो ही सेड कि सर मेरे को अपना चार्ट दिखाना है। मैं कही मैं किसी का चार्ट नहीं देखता। और कहते मेरे को ये पता लगा कि मेरे इस घर के अंदर, इस स्थान के अंदर कुंडली में मेरा ये प्लेनेट कंबस्ट है, यू नो। तो मैंने कहीं पे ये पढ़ा। मैं क्या फिर भी प्रॉब्लम। मैं कि आपने कहाँ से पढ़ा, वो पर्सन कौन है, इज ही अथॉरिटी, यू नो। तो वही लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो उनके मन में मैंने उनको एक ही हिंट दिया। मैं कहा जी आपका ये असेंडेंट है, उसके हिसाब से ना बहुत शक्की टाइप, डाउटफुल टाइप के पर्सन हो, और आप जिंदगी में डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल है, आपके डीएनए में ऐसा ही कुछ है। और उसके बाद आप आग से खेल रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिसमें आप कंबस्शन का टोटली डिफरेंट मीनिंग ले रहे हो, यू नो। तो आप, मैं क्या, एक तरीके से आपकी जो रात को नींद आती है ना आपकी, वो भी उड़ जाएगी। आप इतने वहम डाल के बैठ जाओगे।
वही बात की आपने कहीं पे थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा, हम्म, कहीं पे बिजनेस चैनल पे देखा, और एक काफी लोग जो खासकर जो ग्रेजुएशन करने के बाद किसी ने पीएचडी है, वो लगता है मैं सारे सब्जेक्ट्स की मास्टरी ले सकता हूँ, डीआईवाई मैं सारा कुछ खुद कर सकता हूँ। हर एक इंसान को ये कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जो वो गलतियां करते हैं वो किसी को बताते नहीं। ये एक जी ह्यूमन नेचर है, वो जी किसी के साथ मेंशन नहीं करते किसी भी तरीके से। चल यहीं से बेसिकली मेरा निकलता एक प्रश्न है कि अगर बहुत स्ट्रेट ऑफ बात करनी, बड़ा क्लियर एक डिसीजन लेना चाहिए कि अगर कोई पर्सन कहीं पे किसी प्लानर्स को हायर करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या मैं एक सिंपल बात करता हूँ कि एक पर्सन ने दवाई लेने के लिए एक डॉक्टर से बात की है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल फॉर सेल्फ मेडिकेशन, है ना, जहाँ पे उसको मालूम ही नहीं है, और या वो एक केमिस्ट के साथ जाके दवाई ले लेता है कि चलिए मैं खुद ही ट्राई कर लेता हूँ, डॉक्टर की फीस कहाँ नहीं देती। तो मैक्सिमम हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं जो खुद ही अपनी प्लानिंग करते हैं, राइट। तो इसके बारे में कुछ कहीं पे आपकी, जैसे कई कॉन्फ्रेंस में आप लोग जाते हो, तो कुछ ही तरीके का कुछ डेटा इस टाइप का निकल के आता है कि जहाँ पर जैसे हमारा आज का टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट से निकल जाएं, बहुत सारे लोग शायद निकल भी गए होंगे, कुछ लोग एंटर कर गए होंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 में से कितने लोग हैं जो अननोइंगली मिस्टेक्स कर बैठते हैं और उनके डिसीजन गलत हो जाते हैं, हालांकि प्रोबेबिलिटी तो बहुत हाई है। तो ऐसा कोई आप लोग डेटा इकट्ठा करते हैं या शेयर करके एक ऐसा जनरल, कितने सारे लोगों को नुकसान होने के हो ही जाता है बेसिकली? देखिए, इन्वेस्टर के ऊपर तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इंडिया के अंदर कोई ऐसा रिसर्च सर्वे हुआ है, और इंडियन मार्केट अभी इतनी मैच्योर भी नहीं है। ये मोरलेस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, अमेरिका में काफी इस तरह की रिसर्चेज होती रहती हैं, काफी डेटा शेयर होता रहता है। किसने कब निकला और क्या गलती की उसके ऊपर भी कोई डेटा नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि एक चीज बोलती है एडवाइजर अल्फा। अल्फा ओके। मींस एक्स्ट्रा रिटर्न आपने क्या जनरेट करके दी है। तो अगर ओके। किसी को एक एडवाइजर के साथ वो अटैच्ड है और एडवाइजर ने उसको इन्वेस्टमेंट करवाई, या इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट से निकलने नहीं दिया, या इन्वेस्टमेंट से निकालने दिया, राइट, और टाइमली उसके जो जो जब जब उसको एक इमोशनल अटैक आता और उसको काउंसलिंग की, उसके साथ बैठ के उसको समझाया गोल्स वगैरह का, तो एडवाइजर का रोल वहां पे आता है, और एडवाइजर का अल्फा जनरेट हुआ है, ओके। जिसको वेरी गुड। जिसको अकाउंट फॉर किया गया इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, वंडरफुल। बात हुई उस पर। तो खुद को मतलब कौन सा इन्वेस्टर कब निकल जाता है उसके ऊपर सिर्फ आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि आप डाउन मार्केट में कितने लोग निकले, अप मार्केट में कितने लोग आए, उस बेस के ऊपर किन्होंने कितना कमाया, किन्होंने नहीं कमाया, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट लेवल की बात हो जाती है। फ्रेंकली मैं क्योंकि बीइंग ए फाइनेंशियल प्लानर, मैं उस तरह से प्रोडक्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना मैं एक क्लाइंट को दे देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके गोल्स अचीव होने जरूरी हैं, रिटर्न्स आनी जरूरी नहीं है। अगर वो कम रिटर्न में भी अपनी लाइफ को अच्छा जी पाता है, तो ट्रू। दिस इज द अल्टीमेट गोल। आपको अल्टीमेटली लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए, वेलनेस चाहिए। आप इक्विटी में जाओ, डेट में जाओ, गोल्ड में जाओ, रियल एस्टेट में जाओ, बट किसी में जाने के बाद अगर कुछ आपको चिंता हो रही है, आप सारा दिन चिंता में बैठे रहते हो, हाय वो गिर रहा है, हाय वो बढ़ रहा है, खुशी हो रही है, तो दुख हो रहा है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइज वे में काम करो, और पूरा पर्पस फाइनेंशियल प्लानिंग का यहाँ पे आता है ताकि आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे सको। फाइनेंसिस को एक प्रोसेस में डाल दो, और प्रोसेस को हम रिव्यू करते जाएंगे, बीच में जो चेंजेस करने करते जाएंगे, सो दैट यू कैन डिवोट योर टाइम ऑन द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आप ग्रेट। लाइफ की तरफ तो ध्यान देते नहीं हो, आपके हेल्थ भी खराब होती जा रही है, आपके फैमिली रिलेशंस भी खराब होते जा रहे हैं, तो इस पैसों का करेंगे क्या? और आप सारा दिन पैसों के अंदर से सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो। आपको आपको मालूम है कि मैंने एक बुक लिखी है, आर्ट ऑफ बीइंग गुड जी। विद मनी। राइट। उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि हम सिर्फ मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं कहीं पे, वी इन्वेस्ट टाइम इनटू इट, वी इन्वेस्ट अवर एनर्जी इनटू इट, वी इन्वेस्ट अवर हेल्थ इनटू इट। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग गुड विद मनी। आप राइट। पैसे के साथ अच्छा होगे तो पैसा आपके साथ अच्छा होगा। तो वहीं पे गुड प्लानिंग भी आती है।
कि आप चीजों को कितना सिस्टमेटिकली, कितना स्ट्रीमलाइन करके चलते हैं, और कितना सिंपलिसिटी। आपकी प्लानिंग आपको सिंपल लाइफ देने वाली है। आपको अगर आपकी प्लानिंग ने ही कॉम्प्लिकेशन दे दी तो वो प्लानिंग नहीं हुई ना। सही बात, कहीं तो गलत जा रहे हैं हम। सही बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, मेरे को हमेशा ये अच्छा लगता है कि गुड मैनिंग मीन्स गुड प्लानिंग। मैं तो अपने माइंड में हमेशा ही इस चीज़ को लेके चलता हूँ, राइट। तो नहीं, इट इज़ रियली, अगर मैं आज की बात करूँ कि आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल मैंने कई नए नए पॉइंट्स, खासकर गोल्ड के बारे में या ये डेट फंड्स के बारे में, कई नई टर्म्स के बारे में मेरे को आज नॉलेज हुई है, ठीक है। एंड वी विल कम विद अनदर टॉपिक। और जस्ट फॉर अवर व्यूअर्स, जो मणिकरण ने कुछ महीने पहले इनकी बुक आई थी, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यू कैन फाइंड द लिंक देयर, यू कैन विजिट देयर ऑन द अमेजोन। अमेजोन पे दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल, आप उसको लीजिए, पढ़िए, इट्स अ फैंटास्टिक बुक एंड होपफुली यू विल बी एबल टू लर्न सर्टेन मोर थिंग्स। अगर आपकी तरफ से किसी भी तरीके की कोई सजेशन है, किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप का आप चाहते हैं कि नहीं इस टाइप का टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, तो योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। चलिए मणिकरण जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम टुडे, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, आज बात करके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके सर, हैव अ गुड डे।